हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ दिस वीक इन पाकिस्तान। मैं तो आज डीसी से वापसी आपके साथ मौजूद हूँ। स्प्रिंग का और मौसम है यहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त हो चुका है, लेकिन हमें कराची से नहीं बल्कि जन्नतुल फिरदौस से शहीद शहजाद गयास ज्वाइन कर रहे हैं। भारतीय हड़ताल जो कि हुई कराची के बंदरगाह पर, उसके बाद शहजाद जो है हमें एक स्पेशल एपिसोड के लिए पीना कोलाडा पीते हुए, नहरें जहां बह रही हैं, हाथ में उनके जाम भी है। कैसे हैं शहजाद? जन्नत का माहौल कैसा है? बहुत टाइट माहौल है। जैसे आपको पता है, फसी जक्का की पॉडकास्ट में भी बताया, बंदरों में मेरा खास इंटरेस्ट है। तो मुझे जैसे ही पता चला बंदर कहाँ पे कुछ हो रहा है, मेरे को लगा बंदर हो गया। अभी बंदर नहीं, कश्तियां थी। एजी मिसाइल आया, मैं लगा पूरा शहर जल चुका है। वो तो मैं इस तरह बचा कि मैंने टीवी बंद कर दिया, तो फिर जंग खत्म हो गई। वरना तो इंडिया ने पूरा कराची तबाह कर दिया था भाई। कम से कम रात को 10 दफा इंडियन मीडिया ने पूरा कराची बर्बाद किया। आपका भाई 4 दफा शहीद होके वापस आया, अब ये पांचवी दफा है। तो जरा बताएं, जब 4 दफा शहीद हुए तो दूसरी तरफ माहौल कैसा था? मैंने सुना है आपने वहां भी बड़ी जल्दी जल्दी से पॉडकास्ट रिकॉर्डिंग्स की हैं। किससे रिकॉर्डिंग करके आए हैं आप जन्नत से? सर बहुत मैंने रिकॉर्डिंग की। वहां पर जो है ना, हूरों में टेंशन है। वो बोल रहे हैं ये सिस्टम खत्म करो, मौलाना तारिक जमील मुफ्ती तारिक मसूद के आने से पहले। बहुत टेंशन में थे वो, कि ये दोनों आ गए तो हाल खराब कर देंगे। इससे पहले ये हुरों हुरों वाला सिस्टम ही सारा खत्म करो। मैं बोला ठीक है यार, मैं आपकी आवाज लेके जाता हूँ पाकिस्तान, लोगों को बताता हूँ। तो कैसे खत्म होगा सिस्टम? कोई उन्होंने आपको पॉलिसी फ्रेमवर्क दिया? क्योंकि पाकिस्तान एक्सपीरियंस और फिर सॉल्यूशंस देती है ना बिठा के लोगों हम्म। को। वो बोला भाई इस वक्त जो है दुनिया ही खत्म कर। मैंने ये बेस्ट आइडिया है आप लोगों का। अच्छा, तो वो तो जल्दी आ जाएंगे मौलाना साहब अच्छा, हम क्यों ये जन्नत में। सस्ता लूज टॉक कर रहे हैं? हम अब लोग कर अपनी अपनी हम लोग एपिसोड करना अब अपनी शुरू। एपिसोड शुरू करते हैं। भाई सॉरी, हमने 3-4 मिनट मस्ती मजाक किया। अगर आप क्या कहते हैं, भारत से बाहर वीपीएन इस्तेमाल करके जल्दी से वीज़ा फ्री ट्रिप लगा के ये शो देख रहे हैं, तो आपको हम बता देना चाहते हैं कि कराची का बंदरगाह भी बिल्कुल ठीक है। वहाँ लोग गोल्फ खेल रहे हैं नेवी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर। लाहौर की कॉलोनीज भी बिल्कुल ठीक है। इस्लामाबाद की बिरयानी भी अभी भी पक रही है। वहाँ अगर कुछ करना है तो हम शायद आपका साथ देते हैं। वहाँ बिरयानी नहीं होनी चाहिए इस्लामाबाद में। लेकिन माहौल बिल्कुल जो है वो ठीक ठाक है शहजाद। पाकिस्तान में मीम्स बने जा रहे हैं, मस्ती मजाक चल रहा है। ऐसा ही है कि वो एनडीटीवी वाला है कि सब खत्म हो गया। फिर अभी वो पाकिस्तानी मीडिया जो है वो कंफ्यूज था कि वो बरकत दत्त की फिल्म देखे या संजय दत्त की फिल्म देखे। फिल्में दोनों ही चल रही हैं इस वक्त। कल रात तो मेरे ख्याल से इंडियन मीडिया, साउथ इंडियन डायरेक्टर्स ने देखकर सोचा होगा कि यार थोड़ा तो बिलीवेबल बात कर लो यार, बिल्कुल ही झूठ लग रहा है। मैं कल गया बाहर कराची में चेक करने के लिए कि लोगों का माहौल क्या है। इतनी गर्मी में 34 डिग्री में भी जितनी ठंड मुझे नजर आई कराची वालों में, तो भाई खुदा का वास्ता है इंडियन मीडिया, आप नॉर्थ कोरिया नहीं हो। आप ये नहीं कर सकते कि हम वीपीएन भी बैन कर दें, हम ट्विटर भी बैन कर दें, हम लोग सारे पाकिस्तानी अकाउंट बैन कर दें, तो हमारे जो लोग हैं वो अर्नब गोस्वामी को देखेंगे, वो मेजर गौरव चरिया को देखेंगे और उनको लगेगा हाँ ये सारी बातें सच है। यार नहीं शहजाद, मैं इंटरप्ट एक करूं? सिम्युलेटर गेम की वीडियो चला दी कि ये मैं देखिए उन्होंने जंग चल वो रही है। छोड़े, लेकिन मेरे मैं तो हैरान इस बात पे हूँ कि चलें अर्नाब गोस्वामी और इन टाइप के जो लोग हैं वो तो सालों साल से ये धंधा करते आए हैं ना इंडियन मीडिया पे। अच्छे अच्छे लोग जिनकी मैं एट अ पर्सनल लेवल रिस्पेक्ट करता था कि जब वो टॉक शो करते थे, जैसे राजदीप सरदेसाई हैं, वो हम्म। खड़े होके जो है अजीब व गरीब चीज़ें कह रहे हैं क्योंकि उनको कोट अनकोट सोर्स ने बोला है। और उसका इम्पैक्ट मैं एक पर्सनल लेवल पे आपको बताता हूँ। ये हुआ कि यहाँ बज रहे थे डीसी में दोपहर के 4-5 ना, तो इंडिया पाकिस्तान में 2 बज रहे थे, इंडिया में रात के 2:30 या 3 बज रहे होंगे। यार मुझे लोगों के मैसेजेस आने लग गए कि इंडिया से कि भाई कैन वी कॉल यू टू अंडरस्टैंड कि क्या हुआ है योर फैमिली से। मैंने कहा भाई सब ठीक है, लेकिन मसला क्या है? वो कह रहे हैं यार हमारे अपनी टीम्स के अंदर जो लोग हैं ना, क्योंकि एमएनसीज में काम करते हैं, वो ये चीज़ें बिलीव कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि जंग का माहौल होने वाला है, तो उन्होंने सिनेरियो प्लानिंग करनी है अपनी कंपनीज के लिए। क्योंकि अगर इंडिया जो है, उनको लग रहा था कि ये सब हो गया है, अब अगला टारगेट पाकिस्तान कश्मीर है।
तो क्योंकि जंग होगी तो हम हेडक्वार्टर्स को ज़रा सिनेरियो एनालिसिस सुबह सुबह उठ के बताएं। मैंने कहा भाईजान तुम लोग सो जाओ खुदा के वास्ते, कुछ नहीं हुआ है, अपने मीडिया से ज़रा बाहर आओ। अगर पैसे नहीं है तो मैं तुम्हें लिस्ट दे देता हूँ वीपीएन की, फ्री वीपीएन की, ताकि तुम खुद जाके देख लो कि पाकिस्तान में क्या मीम्स बन रहे हैं इस वक्त। बट दिस वॉज द इम्पैक्ट। और ये इम्पैक्ट एक नेक्स्ट लेवल पर पाकिस्तानियों को शायद इनका सोच हो के डराने के लिए, लेकिन पाकिस्तानी तो मीम बना रहे थे सारा दिन, जैसे हमने और आपने पूरी रात मजाक मस्ती की, अपने लोगों को बेवकूफ बना गए एक नेक्स्ट लेवल पर। मुझे, आपने अनब्रेकेबल किमी श्मिथ देखा है? उसमें ना उनका जो पेस्टर होता है वो उनको बंकर में रखता है। फिर वो कुछ 10-15 साल बाहर निकलते हैं कि उनको बताया होता है क्यामत आ चुकी है, दुनिया जल चुकी है और सिर्फ ये बंकर रहता है। फिर वो बाहर आते हैं और दुनिया देखते हैं, उनकी रियलिटी ब्रेक हो जाती है। तो जो नॉर्मल इंडिया में लोग हैं जिन्होंने रात को ये देखा, और उनका एक चले, एक नॉर्मल इंसान जो देख रहा है, उसको मैं नहीं ब्लेम करता, राइट? कोई चीज मुझे भी जियो पे नजर आ रही होगी, एयरवाई में नजर आ रही होगी, समा में नजर आ रही होगी। आई एम लाइक यार, ये 19-20 झूठ बोल सकते हैं कि अच्छा जी 3 जहाज गिरे थे, 5 जहाज गिरा दिया आपने। ये रेड अलर्ट 2 की वीडियो नहीं चला सकते। तो अब अगर जब सुबह इंडियंस उठे हैं और उनको ये पता चल रहा है कि रात को जो आपने आज तक पे देखा, जो एनडीटीवी पे देखा, वो एक सिम्युलेटर गेम की वीडियो थी, एक पुरानी इसराइल की वीडियो थी जो आपको ब्रॉडकास्ट कर दिया कि लाइव पाकिस्तान इंडिया में ये हो रहा है इस वक्त। आपको जब बताया गया कि पोर्ट तबाह हो चुका है और आज आप देख रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, हाउ कैन यू गो बैक टू ट्रस्टिंग दीज चैनल्स? हाउ कैन यू एवर बिलीव देम? हाउ कैन दीज पीपल हैव एनी क्रेडिबिलिटी लेफ्ट? 100%। और डिस्ट्रैक्शन का लेवल डूइंग बियॉन्ड दिस, क्योंकि हम अब अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं, जो कि ऑब्वियसली जो हुआ है पिछले 2 हफ्तों से हम इस पे बात भी कर रहे हैं, बट स्ट्राइक्स, काउंटर स्ट्राइक्स, किसने क्या किया, एक्सेट्रा, वो सारी चीज़ें तो जब डिटेल रिपोर्ट्स आ रही हैं और आती रहेंगी, वेस्टर्न ऑफिशियल्स भी कंफर्म कर रहे हैं, हम उस पर बात करते हैं। बट आई थिंक द बिगर इम्पैक्ट ऑफ दिस मीडिया स्टोरी इन इन पर्टिकुलर, जो कि इंडियन मीडिया में हुआ है, जो इंडियन इकोसिस्टम क्राफ्ट किया गया है एक तरीके का नैरेटिव बनाने के लिए, उससे जो असल सवाल हैं वो कोई इंडिया में पूछ नहीं रहा, जो कि मीडिया को पूछने चाहिए। फॉर एग्जांपल, पहलगाम टेरर अटैक होता है, हमने उसको कंडेम किया, वापस कंडेम करते हैं, आम शहरियों की जानें गई, कहीं भी नहीं जानी चाहिए। सवाल पहला ये होना चाहिए कि ये इंटेलिजेंस फेलियर हुआ कैसे, बिकॉज द टेररिस्ट केम, दे वर नॉट, इट वाजंट अ बॉर्डर टाउन, ये काफ़ी अंदर जाके हुआ है, नंबर एक। नंबर दो, 2 हफ्ते गुजर चुके हैं, टेररिस्ट हैं कहाँ? कश्मीर इज़ वन ऑफ द मोस्ट हैविली गार्डेड, हैविली मिलिटराइज जोन्स ऑन अर्थ। उस पे आपको ये दहशतगर्द 2 हफ्ते तक मिले नहीं। इंटेल फेलियर एक और, ऑपरेशनल फेलियर एक और, उस पे कोई कॉन्वर्जेशन नहीं। तीसरी कॉन्वर्जेशन, आपके तैयारे उड़ते हैं, इंक्लूडिंग योर मोस्ट रिसेंटली परचेज रफाल जेट्स। हम नहीं कहते कितने गिरे, पाकिस्तान कह रहा है 5 कहते हैं गिरे हैं, अमरीकी ऑफिशियल ने कल कंफर्म कर दिया है कि एटलीस्ट 2 हैव बीन शॉट डाउन इंक्लूडिंग 1 रफाल। 2 गिरे हैं। फेलियर है आपकी प्लानिंग का, आपकी ऑपरेशनल कैपेसिटी का, आपकी आर्म फोर्सेस की कैपेबिलिटीज़ का, आपकी ऑपरेशनल इंटेलिजेंस का, आपकी मैपिंग कैपेबिलिटीज़ का। सवाल होना चाहिए, इतना बड़ा मुल्क है आपका, आप वो सवाल नहीं कर रहे। आपने क्या ड्रामा रचा दिया है? आपने ड्रामा रचा दिया है कि कराची फ्लैटन हो गया है, लाहौर पे बमबारी हो गई है, आर्मी चीफ मुनीर जो है अरेस्ट हो गए हैं, मिलिट्री ने जो है वो टेक ओवर कर दिया है, पता नहीं और क्या क्या चीज़ें रात को चली हैं। और वो लोग, मेरे काफ़ी ऐसे भी दोस्त हैं जो कहते हैं यार तुम लोग सिर्फ वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट इंडियन मीडिया को उठा रहे हो। नहीं, Rajdeep Sardesai on NDTV is not the worst of the worst Indian media as of yesterday before this all happened. So, no, I'm sorry, this was not Arnab Goswami level only. This was a coordinated campaign run out of New Delhi in which your media complicitly played a part in and failed to uphold the very basic levels of editorial independence, एडिटोरियल स्क्रूटनी एंड क्वेश्चनिंग पावर, जो कि मीडिया का नंबर 1 गोल है। और अगर आप इस लेवल तक आ चुके हैं, तो आए, हमारी ये बात व्हाट्सएप पे भी हो रही थी, एटलीस्ट आई एम प्राउड कि पाकिस्तानी मीडिया जितना भी कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है, जितना भी थ्रेटेंड हो चुका है, वो ये काम आज तक नहीं करता, इस तरह का, इस लेवल पे नहीं होता पाकिस्तान में भी आज तक। तो अगेन,
I don't know if you have a take, but this is my take on what just transpired in the last I 24 just hours. मतलब जितने हम स्केप्टिकल हैं of our media, of our government, of our establishment, I think that skepticism holds us well. आई थिंक वो तो हमें जब वीडियोस भी दिखाते हैं कुछ चीज होने की, हम बोलते हैं वीडियोस भी झूठी है। तो हम तो इतना गवर्नमेंट का बयानिया मानते ही नहीं है। इनफैक्ट हम कोशिश करते हैं, गवर्नमेंट कुछ कह रहे हैं तो उसका बिल्कुल ही उल्टा मान लेते हैं। तो मतलब मुझे भी इंडिया से काफी लोग बोल रहे थे तुम ब्रेन वॉश्ड हो, तुम ऑफिशियल इंडियन मीडिया सुनो। एंड हम लाइक, कितनी मजे की बात है कि तुम कह रहे हो मैं ब्रेन वॉश्ड हूँ और तुम जो ऑफिशियल तुम्हारी गवर्नमेंट बोल के पिला रही है उसको मान लो, उसको पी लो। द लैक ऑफ एनी डिमांड फॉर एनी श्रेड ऑफ एविडेंस फॉर एनीथिंग। पहलगाम में उन्होंने बोला पाकिस्तान, उन्होंने मान लिया। The perspective that you're completely lacking in India is that what your government did, what your official narrative was, it was exactly the same in Pakistan. कि जाफर एक्सप्रेस पे पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने यही बोला था, यही प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी, अपनी तरफ से बहुत सारा एविडेंस भी दिखाया था, एक फोन कॉल भी उन्होंने दिखा दी। अब उसकी चले आप क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन करें, जो भी करें, पाकिस्तानी मीडिया ने बाय किया, नहीं किया। क्या डिस्कशन था सारा, हमारी क्या फीलिंग्स है, हमने क्या गलती की है। अब इंडियन मीडिया पहले बोलता है अच्छा जी हम रिएक्ट कर रहे हैं, हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, पाकिस्तानी की प्रोवोकेशन है, एग्रेशन, आप एविडेंस दिखा दो। आप बोलते हो कि पाकिस्तान ने अमृतसर में किया है। भाई, बिफोर द गवर्नमेंट, बिफोर द आर्मी सेड एनीथिंग, कराची में जो इंडिया के ड्रोन्स गिरे हैं, लोगों ने वीडियोस बना दी। आपके ड्रोन्स गिर रहे हैं शहरों पर, आप वीडियो बनाओ उसकी, लोग बना देंगे। इसी तरह अभिनंदन है, बिफोर एनी ऑफिशियल स्टेटमेंट पीपल गॉट देयर, मेड अ वीडियो, उसको फिर किसी ने बचाया, ये सारी वीडियोस मौजूद हैं। अब दो रातें हो चुकी हैं And कि if आप I कह may रहे हो। interrupt, if I may जी interrupt very quickly, relatively speaking, digital penetration और digital access इंडिया में पाकिस्तान से ज़्यादा है, ये हमें डेटा बताता है। तो आपके यहाँ तो पाकिस्तान से पहले होना चाहिए ये सारा काम। यार, आप कह रहे हो अमृतसर पे हुआ है, मतलब अमृतसर एक शहर है आप लोगों का, आपने मल्टीपल पाकिस्तानी ड्रोन्स गिरा दिए। अच्छा, वो किसी के घर में नहीं गिरे, किसी के सर पे नहीं गिरे, किसी ने जाकर वीडियो नहीं बनाई कि ये देखें ड्रोन गिर रहा है आपका। चले, किसी ने नहीं वीडियो बनाई, बाग में गिर गए, फील्ड में गिर गए, ठीक है, मान लिया हमने। आप दिखा दें, आप दिखा दें ये सारे पाकिस्तानी ड्रोन्स हैं, पाकिस्तानी मिसाइल्स हैं, जो हमने इंटरसेप्ट किए, जो हमें मिले हैं, ये उसकी इंफॉर्मेशन है। जीरो श्रेड ऑफ एविडेंस एंड देन यू बिलीव इट। अब जिस तरह कल रात है, कल रात जम्मू में हुआ, पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ने बोला हम नहीं कर रहे, इंडिया ने बोला पाकिस्तान ने हमला कर दिया है। द विजुअल्स दैट आई वाज सीइंग, आई वुड बी इंक्लाइंड टू बिलीव कि अच्छा यार पाकिस्तान ने किया है, बिकॉज ऑल्सो मेक सेंस, पाकिस्तान नीड्स टू रिटेलिएट। But based on the wider ecosystem of India, based on Indian media, based on what the Indian government has so far said, I am now very, very skeptical. मैं शुरू से इस आइडिया का कि पहलगाम एक completely false flag operation है, जो पाकिस्तान का नैरेटिव है, मैं बहुत skeptical था, मैं नहीं बिलीव कर रहा था कि यार इतना भी नहीं हो सकता। My I thought maybe local terrorists होंगे who are taking advantage of the situation. But based on the Indian media reporting yesterday, which you're absolutely spot on, that this was directed from New Delhi, I can completely now buy कि जम्मू में जो जम्मू के लोगों ने देखा था वो भी फेक था। बिकॉज आप लिटरली वीडियो गेम्स चला रहे हो, तो हाउ डिफिकल्ट इज इट फॉर यू टू सेंड योर ओन ड्रोन्स एंड शूट देम डाउन व्हेन यू प्रेजेंटेड नो एविडेंस। कल रात से आप बोल रहे हो पाकिस्तानी पायलट आपकी कस्टडी में है। हामिद मीर सेड, मैंने बरका दत्त को फोन करके बोला कि भाई नाम तो बता दो। आपको नाम तक नहीं पता चला है, 12 घंटे में आपको पाकिस्तानी पायलट आपके पास है, आपको नाम नहीं पता चला। तो भाई कैसे हम बिलीव करें आपको। नहीं, 100%। और इसकी रिपोर्टिंग भी अभी थोड़ी हुई है, ये जो ड्रोन्स एक्सचेंज हुए हैं। फैसल जो कि उनका एक कोर्ट है, आई बिलीव डॉन में है शायद आज के, रॉयटर्स में, आई फॉरगेट, आई शेयर द लिंक विथ यू आफ्टर द पॉडकास्ट सो वी कैन शो दैट ऑन द स्क्रीन एज वेल एज आई स्पीक। बट ही इज़ मेड अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट के असेसमेंट काफ़ी लोगों की, इट्स नॉट जस्ट फैसल हु स्पोकन ऑन द रिकॉर्ड ऑन दिस, कि अब हो ये रहा है कि अब एरियल डिफेंसेस की मैपिंग हो रही है दोनों तरफ से, और ड्रोन हम्म, जो हैं वो एक बड़ा सस्ता तरीका है एरियल डिफेंसेस को मैप करने का। सो आई स्टिल वुड वेरी मच, डिस्पाइट पाकिस्तान डिनायल्स, वुड बिलीव somebody like फैसल एंड अदर मिलिट्री एनालिस्ट who look at this stuff कि ये हो रही है, मैपिंग चल रही है और ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन अगेन टू योर पॉइंट, आई एग्री कि अगर पाकिस्तान ने इतनी बड़ी बराज भेजी है और इंडिया ने भी इतनी बड़ी बराज भेजी है, दोनों मुल्कों ने भेजी है ना, दोनों ये अलेज कर रहे हैं,
तो जो तस्वीरें आई हैं हीरोन और हार्पी ड्रोन्स की, वो तो सिर्फ एक साइड ने दिखाई है। तो अगर दूसरी साइड अमृतसर में गिरे हैं, श्रीनगर के पास गिरे हैं, तो भाई वहाँ इंसान रहते हैं, उन सबके पास स्मार्टफोन्स हैं, उन सबके पास सोशल मीडिया है। इतना कंट्रोल्ड दुनिया में हम इस रीजन में नहीं रहते जहाँ ये सब नहीं लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो वो उसी तरह आ जानी चाहिए। द फैक्ट दैट योर इकोसिस्टम हैज रिलाइड ऑन debunking debunkable lies essentially मीन्स कि आपके पास वो सब नहीं था, तो आपने डिस्ट्रैक्ट कर दिया कि जी लाहौर में ये हो गया वो हो गया। बट आई थिंक वी स्टिल इन अ वेरी ट्रिकी पार्ट ऑफ दिस क्राइसिस, और मुझे नहीं लगता कि इस दफ़ा जो है नॉर्मल सी कोट अनकोट दोनों तरफ किसी तरह आएगी। यार उसपे ये जस्ट शोज देयर डेस्परेशन ना, आपने द वायर बैन कर दिया है। तो हाँ, आज सुबह। अब सो हमने ये पिछले बार भी डिस्कस किया था कि जब जो आप खामोशी इख्तियार कर रहे हैं या आप अपने मुल्क को सपोर्ट कर रहे हैं कि ठीक है पाकिस्तानी चैनल्स बैन करो, यू आर जस्ट एम्बोल्डनिंग द स्टेट। टुमारो दे विल कम फॉर यू। अब द वायर ऐसा भी नहीं है कि कोई एंटी स्टेट न्यूज एजेंसी है, इट्स क्वाइट डाउन द मिडिल कवरेज। तो अगर वायर आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो आप क्लियरली एक इंफॉर्मेशन ब्लैक होल क्रिएट करना चाह रहे हैं, जिसमें एक पर्टिकुलर नैरेटिव ही आए, कोई आपसे एविडेंस ना मांगे, और फिर उसकी बेसिस पर आप जो एक्शन लेना चाहते हैं। एंड टू ऐड क्रीडेंस टू व्हाट यू सेड अबाउट फैसल, ख्वाजा आसिफ ने नेशनल असेंबली में बोला है कि हमने जानबूझकर जो ड्रोन्स आए थे वो नहीं शूट डाउन किए, क्योंकि उन ड्रोन्स का पर्पस ये था कि हमारे जो एरियल डिफेंसेस है सारे, उनकी लोकेशंस पता चल जाए। तो इफ यू फायर एट देम, आपकी लोकेशन पता चल जाती है। देन ही चेक्ड हिमसेल्फ कि मुझे ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मैं नहीं बताता। तो ख्वाजा साहब से तो पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप इंटरनेशनल मीडिया पे तो जाना छोड़ दें। दूसरी बात है, और पहले आप जरा पर्ची से पढ़ें, खुदा के वास्ते खुदा का पर्ची से वास्ता पढ़ा करें। नहीं जाए ही ना। जो ख्वाजा साहब मेहरबानी थोड़ी, मुड़ नहीं जाना तुसी। तो ये भी अब पता नहीं उनके मुंह से निकल गया, उनको ब्रीफिंग में पता चला था और उनको नहीं बोलना था, विच इज व्हाई जस्ट स्टॉप्ड। बट ये यू ये नो, ऑन फैक्ट है। ऑन दिस द वेरी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट, आई डोंट नो कि आपने कल रात को देखी कि नहीं, बट एजाज का एक सेगमेंट था, एजाज सैयद का, खानजादा के शो पर, इस इशू के कि किस तरह उनको नीचे गिराया गया। टू व्हाट यू आर सेइंग अबाउट ख्वाजा साहब, मैंने वो नहीं सुना पार्लियामेंट में उन्होंने क्या गाया आज। लेकिन एजाज वाज इन द कंट्रोल रूम ऑफ द पाकिस्तान एयरफोर्स, जहाँ एक जगह पर ये ऑपरेशन चल रहा था। तो ही हिमसेल्फ, वो एजाज हर वीडियो जगह पहुंच यूट्यूब पे जाता है यार, मौजूद है। एजाज इज एजाज फौरन पहुंच जाता है, इज अमेजिंग। तो वो 6 मिनट का या 8 मिनट का सेगमेंट है, मैं उसका लिंक भी भेज दूंगा, लोग देखें उसको। उसने एक्सप्लेन किया है, वो लिटरली कंट्रोल रूम में मौजूद था, और जो वो चीज़ें वो बता सकता है बेस्ड ऑन क्लासिफाइड एंड डिक्लासिफाइड लेवल्स ऑफ इंटेलिजेंस, उसने शेयर की हैं, जो वो उसको इजाज़त थी बताने की, वेरी रिस्पॉन्सिबली उसने शेयर की हैं। तो अगर आपको, अगेन, आप अगर वीज़ा फ्री ट्रिप लगा के इंटरनेट की वीपीएन से देख रहे हैं, तो हमारा ये लिंक एजाज का भी देख लें। बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, और जो ऐसा जर्नलिस्ट है जिसने पिछले 4 साल में बड़ी खिंचाई की है पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस की फॉर राइट रीजंस। तो ही इज़ नॉट द टाइप दैट वुड जस्ट पुश आउट सर्टन थिंग्स फॉर रीजंस अननोन। इस तरह नहीं हो करता एजाज जर्नलिज्म। तो आप देख लें, आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली किस तरह काउंटर ऑफेंसिव किया गया था इन ड्रोन्स के ऊपर। अब अगर ये हम कह रहे हैं, दिस ऑलमोस्ट सीम्स लाइक द बेस्ट केस सिनारियो, के जो मेजर एक्टिविटी होनी थी वो हो गई। उसके बाद आप सिर्फ नेक्स्ट, आज हो कल हो परसों हो 2 साल बाद हो 3 साल बाद हो 4 साल बाद हो, उसके लिए आप रिकॉन मिशंस भेज रहे हैं विद दिस चीप ड्रोन्स, कि आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। होपफुली वी आर नॉट गोना सी अनदर मैसिव एस्केलेशन, जो इंटरनेशनल मीडिया से भी आ रही हैं या इंटरनेशनल पावर से आ रही हैं। इन्फॉर्मेशन वो यही है कि डी एस्केलेट करने का कहा जा रहा है। मैंने ब्रीफिंग देखी इंडिया की, उसमें भी विक्राम मिस्री यही कह रहे थे कि almost what, reading between the lines, what he said was, we've done what we've done, and now if Pakistan does something, we will retaliate. So it hopefully seems like that's where we are. आई टेंड टू अग्री शहजाद, लेकिन मेरा इस पे व्यू ये है कि, अगेन, लाइक फ्रॉम द लॉजिक ऑफ एसिमेट्रिक वॉरफेयर या कन्वेंशनल वॉरफेयर, जो कि मैंने सीखी है, पढ़ी है लोगों से, वो ये कि कहाँ आप पर अगर उजैर, एक तुमने मेंशन नहीं किया कौन हाँ, सी वो अब यूनिवर्सिटी? नहीं, इस दफा नहीं, वो आई एम लोगों नॉट को नहीं टेकिंग पता, दैट वो बिग। लोग हमारे जो नहीं रेगुलर नहीं लिसनर्स हैं वो भूल गए नहीं, होंगे। छोड़ो। यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी कौन सी वो कौन सी? नहीं, को पता नहीं, भूल गया मैं भी।
तो उसके अंदर जो अगेन फ्रॉम अ स्ट्रेटेजिक लेवल, एक आप अगर कन्वेंशनल पावर हैं, आप यूनाइटेड स्टेट्स हैं, आप इसराइल हैं, ठीक है ना, और आपका मुकाबला है एक रिलेटिवली वीकर कन्वेंशनल या एसिमेट्रिक पावर्स है, हुथीज हैं या लेबनीज हजबुल्ला हैं फॉर एग्जांपल। तो आप कन्वेंशनल डोमेन में यानी कि एयर सुपीरियोरिटी यूज़ करके डोमिनेट करते हैं उसके आसमानों को, और फिर आप उसको एलिमिनेट करते हैं, जो कि हमने होता हुआ देख रहे हैं अभी लिटरली पिछले कई सालों से। यूक्रेन रशिया इज़ वेरी सिमिलर। इंडिया ने जो पहली कोशिश की स्ट्राइक करने की, वो दे थॉट कन्वेंशनल डोमेन में ऑपरेट करके वो कर सकेंगे, और वो किया, उन्होंने हिट किए टारगेट, ऐसा नहीं है नहीं किए, बट उसके बाद जो डाउनिंग हुई, दैट वाज इस्टेब्लिश द फैक्ट कि इवन बियॉन्ड विजुअल जो है रियाम से आप अगर अटैक करते हैं तो आपको फिर भी हिट हो सकती है और आपके जेट्स डाउन हो सकते हैं। तो वो सुपीरियॉरिटी आपके पास आसमानों की नहीं है। तो अब आप एक नीचे लेवल पर आ गए हैं और ड्रोन इस्तेमाल कर रहे हैं मैपिंग करने के लिए, क्योंकि ये मैपिंग आपने पहले करनी चाहिए थी, लेकिन फॉर वट एवर रीजन यू थॉट कि आप पीछे से अगर ऑपरेट करेंगे तो PL-15 शायद आपको हिट ना करे, वो कॉट ऑफ गार्ड फॉर वेरियस रीजन। अब आपने ये ड्रोन्स इस्तेमाल करके जो है आप एसिमेट्रिक या सब कन्वेंशनल डोमेन में एंटर कर चुके हैं, जहां जो बैलेंस ऑफ पावर है यूजुअली कमजोर एक्टर के पास होता है। तो हूतीज कंटिन्यूज टू हिट वियर ड्रोन्स। अमेरिका ड्रोन में उस तरह के ड्रोन फॉर्म्स में ऑपरेट नहीं करता, इसलिए क्योंकि उसके पास कन्वेंशनल सुपीरियॉरिटी है, वो यमन जाके बॉम्बिंग कर सकता है, यूके यमन जाके बॉम्बिंग कर सकता है। अब अगर आप एज इंडिया, आपको पता लग गया है कि आप उस कन्वेंशनल डोमेन में सुपीरियॉरिटी आपके पास नहीं है और आप ड्रोन्स में ऑपरेट करेंगे, तो ये पाकिस्तान को सूट करता है, क्योंकि ड्रोन्स सस्ते हैं, ड्रोन्स एसिमेट्रिक यूज ऑफ वॉरफेयर की उसमें दायरे में शामिल होते हैं। देर काइंड लाइक द मॉडर्न आर्टिलरी डूल्स, आप आर्टिलरी चलाते जाएं LOC पर, उससे पाकिस्तान के बजट पे इतना बड़ा हिट नहीं होता, फॉर एग्जांपल एज अपोज टू टैंक मनूवर्स, फ्लाइट्स एक्सेट्रा। तो अगर आपने इस डोमेन में ऑपरेट करना है, तो आपका एक पहला फेलियर यहाँ पे आ गया कि आप एसिमेट्रिक लेवल पर आ गए हैं, जहाँ कमजोर एक्टर को रिलेटिवली स्पीकिंग पाकिस्तान को एडवांटेज है। नंबर टू, आपकी स्ट्रैटेजी इस पूरे लॉजिक में सर्जिकल स्ट्राइक से ऑनवर्ड्स ये रही है कि हम पाकिस्तान के ऊपर गुड बिहेवियर इम्पोज कर सकते हैं थ्रू एरियल बम्बार्डमेंट, विच विल एस्टैब्लिश डिटरेंस। ये इंडियन मीडिया और इंडियन डिफेंस एनालिस्ट ने इस पे बहुत कुछ लिखा है। मसला सारा ये है कि पूरा एक लिटरेचर मौजूद है दूसरे जंग अज़ीम के बाद से। कर्टिस लेमे ने ये काम शुरू किया था, डी हाउसिंग कैंपेन्स उसे उस वक्त कहा जाता था। ड्रेसडन की जो बॉम्बिंग थी वॉज पार्ट ऑफ दैट लॉजिक, कि हम अगर इंडस्ट्रियलाइज अर्बन सेंटर्स को, सोसाइटी को बॉम्ब करेंगे तो रेजीम की सपोर्ट ख़त्म हो जाएगी और फिर जो है रेजीम कोलैप्स कर जाएगा। डिडंट वर्क इन नाज़ी जर्मनी, डिडंट वर्क विद द वियतकांग इन वियतनाम, इट डिडंट वर्क इन अफगानिस्तान एंड इराक, इट हैजंट वर्क सो फार इन गाजा, and it most surely has not worked for the Russians in Ukraine either. तो अगर आप ये करना चाहते हैं तो नंबर एक, एविडेंस इज अगेंस्ट यू, ये नहीं होगा काम आपसे। आपने एस्केलेट अब उसको दूसरे लेवल पे इस तरह कर दिया कि आप LOC यानी कि कश्मीर की साइड पे जो होता था, वो एक डोमेन था जहां एक्सेप्टेबल था इस तरह की कार्रवाई, दोनों साइड्स करती थी। अब आप आ गए हैं पंजाब प्रॉपर में, और आपकी लॉजिक अगेन रिटन बाय इंडियन एनालिस्ट इसके, अगर हम पंजाब के अंदर ये करेंगे तो जहां से पाकिस्तान फौज रिक्रूट करती है, उन शहरों से, उन गांवों से रिक्रूट करती है, वहां अगर हम करेंगे तो कॉस्ट बढ़ जाएगा और फिर शायद ये बिहेव करें। मसला इस लॉजिक का ये है कि नंबर एक, इट डजंट वर्क। नंबर दो, कि आपने दूसरी तरफ के लिए भी ये ओपन कर दिया है अब माहौल, कि अगर आप लाहौर हिट कर सकते हैं ड्रोन्स के थ्रू या किसी और चीज़ के थ्रू, तो फिर अमृतसर और गुड़गांव भी है टारगेट। और मसला उसके अंदर ये है कि लाहौर के अंदर तो इतना ज़्यादा वेस्टर्न या इन्वेस्टर या बिजनेस क्लास नहीं बैठी हुई, गुड़गांव और अमृतसर में तो बैठी हुई है ना। तो अगर साइकोलॉजी ऑफ वॉर ऑपरेट ऑन अ बेसिस ऑफ फियर करती है दोनों तरफ, तो relative advantage again is to Pakistan if it chooses to deploy an asymmetric weapons to create chaos and sort of like fear among people. तो आई थिंक दिस विल गो ऑन फॉर अ वाइल। अब ये सब कन्वेंशनल डोमेन में ही रहेगा, काफ़ी टाइम तक चलेगा अंटिल बोथ साइड्स फिगर इट आउट। और उसके अंदर डर और खौफ और जो नुकसान है वो आम शहरियों का होगा, क्योंकि इंडिया ने इस दफ़ा
एक ऐसे डोमेन में एंट्री मारी है जहाँ पे कन्वेंशनल पावर इतनी आसानी से डोमिनेट नहीं कर सकता ऑन अ रिलेटिव बेसिस, और ये सूट करता है पाकिस्तान को। और मेरे नज़दीक पाकिस्तानी फ़ौज की और जो पॉलिसी प्लानर्स है उनके लिए यही राइट चॉइस होगी कि वो एस्केलेट ना करें कन्वेंशनल डोमेन में, सब कन्वेंशनल डोमेन में रहें, और वहाँ उनके लिए एडवांटेज ही एडवांटेज है इस वक्त। तो आप कह रहे हैं लो लेवल एंगेजमेंट न्यू नॉर्म बन जाएगी फॉर अ प्रोलॉन्ग conflict that drags on without necessarily escalating into what we think of a full blown war. करेक्ट, अनलेस द टू साइड्स डिसाइड टू टॉक टू ईच अदर, विच अगेन जो मीडिया इकोसिस्टम बन चुका है दूसरी तरफ, मुझे नहीं लगता कि यहाँ से वो क्लाइम डाउन कैसे करेंगे टू टॉक टू पाकिस्तान डायरेक्टली। सो आई थिंक कि जब तक कि एग्रीमेंट ना हो बातचीत की और नए रूल्स ऑफ द गेम तय ना हो, वी आर इन फॉर अ बिट लॉन्गर हियर। जराए जर्नलिज्म कर लें, जराए जर्नलिज्म जो जराए जी हमें पता बिल्कुल, चले। बताएं सर। ये बात तो आप कंप्लीटली झूठ समझें, बिल्कुल बिल्कुल ही एक व्हाट्सएप मैसेज है, तो इसका कोई एविडेंस मेरे पास नहीं है, बट खबर तो यही है व्हाट्सएप पर किसी से कि नवाज शरीफ साहब के पास पैगाम आया था किसी मुल्क का कि आप एस्केलेट करें, और फिर हमारी इस्टेब्लिशमेंट उनके पास गई और उन्होंने बोला डी एस्केलेट आ, करें। हाँ डी एस्केलेट करें ऑफ कोर्स, कि आप मत इंटरवीन करें या अभी, क्योंकि ये टर्म्स जो है इसमें वो हमारे फेवर में नहीं है। ना, ये बात मैंने भी सुनी है, और ये कोशिश की जा रही है, काफ़ी प्रेशर डाला जा रहा है दोस्त ममालिक से के थ्रू। और उसके अंदर अगेन मसला सारा ये है कि जो बड़ी साइड है भारत, प्रेशर डाल जो डलवा रही है इंगेज करके, उसकी लॉजिक बड़ी फ्लॉड है। अगेन, you and I have talked about India on multiple occasions through multiple ups and downs in the relationship, और हमेशा से एक व्यू मेरा एटलीस्ट रहा था, जो कि पाकिस्तान में मुझे लोग भी कहते थे कि आप ऑन द हॉक साइड कम है, आप डव साइड पे ज़्यादा हैं, आप इंगेजमेंट की बात करते हैं भारत। मैं करता हूँ, करता रहा हूँ। अब मसला ये है कि आपने एक डोमेन में एस्केलेट किया है, उस एस्केलेशन के बाद आपके जहाज गिरे हैं, आप वो नहीं कर पाए जो आपके ऑब्जेक्टिव्स थे इन द वे दैट यू एंटिसिपेटेड। लेकिन आप चाहते हैं कि आपको एस्केलेशन के बाद रिस्पांस भी ना आए, आप दूसरी साइड को ऑफ रैम्प के थ्रू फेस सेविंग भी ना दें, आप अपनी गलती भी ना माने, अपने अवाम से झूठ भी बोलते रहें, और डी एस्केलेशन भी हो जाए। तो दुनिया इस तरह तो नहीं चलती ना बॉस, ये तो नहीं है। भाई ये मसला अगर है सारा इस वक्त। अगर तो बीजेपी का एजेंट उजैर यूनस ये बोल रहा है, तो अब तो नैरेटिव वॉर तो इंडिया हार चुकी है, जो इस पे इल्जाम लगता है पाकिस्तान में कि ये तो बीजेपी का एजेंट है। उजैर यूनुस ने भी अगर ये बोल दिया तो क्लियरली भाई अकल के नाखून करो इंडिया में जो लोग रह रहे हैं। सर आपके बहनोई के बारे में क्या ख्याल है? उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है, नहीं बहनोई ने तो नहीं दी, सॉरी मार्को रूबियो ने दी है। बहनोई ने तो अपेरेंटली लेटर अभी लेटेस्ट बोला है कि कोई ताल्लुक नहीं है, आप लोगों का आपस का कॉन्फ्लिक्ट है, आपस में करें, बट मार्को रूबियो जो स्टेटमेंट थी उसमें somebody ट्वीटेड के वो पाकिस्तान की साइड ले रहे हैं ये बोल करके सिविलियंस को मारा है, लेकिन द लास्ट लाइन वाज मोर टेलिंग, द फैक्ट दैट इट सेड के पाकिस्तान शुड मेक एन एफर्ट कि जो टेररिस्ट कैंप्स है उनको खत्म करे। एनी तो सपोर्ट। ये तो इंडियन नैरेटिव है, तो मुझे तो थोड़ी एंटी पाकिस्तान लगी वो स्टेटमेंट। आपका क्या ख्याल है? आई थिंक शहजाद, ब्रॉडली स्पीकिंग, अमरीकी निज़ाम जो है ना फॉरेन पॉलिसी का, वो एक एवोल्यूशन से इस वक्त गुजर रहा है अंडर डोनाल्ड ट्रंप। और वो एवोल्यूशन जो है ब्रॉडली स्पीकिंग इज़ एज फॉलोज। अमेरिका ने पिछले 20-25 साल 9/11 के बाद से टेररिज्म के सामने एक पोजीशन ली कि टेररिज्म का सलूशन जंग और एस्कलेशन और ऑक्यूपेशन है। दिस वाज इराक, अफगानिस्तान, सेंट्रल अफ्रीका एक्सेट्रा। डोनाल्ड ट्रंप और जो इनर सर्कल है ट्रंप इंतजामिया का, जिसमें जेडी वैंस भी शामिल हैं, वो कहते हैं कि दैट टाइम इज़ गॉन, हम इन चीज़ों में नहीं पड़ सकते, हमारा स्ट्रेटेजिक कंपटीशन चीन के साथ है, वो एक कन्वेंशनल डोमेन का एक्टर है, रूस के साथ डील करनी है, लेकिन वो भी एक तरह से रिलेटिव थ्रेट है अगर नहीं मानता। तो ये टेररिज्म शेररिज्म का ज़माना गया, हम अफगानिस्तान से भी निकल गए हैं, इराक में भी रिलेटिवली लेस प्रेजेंस है, इराक सीरिया में भी कम हो रही है। तो अगर ये होगा मसला तो हम वही अप्रोच रखेंगे जो हम हूतीस के साथ रखे हुए हैं या इराक और सीरिया में रखे हुए हैं, कि हमें थ्रेट अगर फील होगी तो हम एक्ट करेंगे, अदरवाइज ये हमारा मसला नहीं है, जो कि जेडी वैंस ने बेसिकली कहा फॉक्स न्यूज़ के इंटरव्यू में।
जो एवोल्यूशन हो रही है वो ये कि जो पुराने गार्ड के लोग हैं जिन्होंने 20-25 साल अपना करियर इस टॉपिक पे बनाया, और इस इन्वॉल्व रहे इस पूरे प्रोसेस में, ऑब्वियसली स्पीकिंग इनर्शिया है उनके अंदर, वो मूव ऑन नहीं कर रहे। तो रूबियो एंड अदर्स आर पार्ट ऑफ दैट ओल्ड इकोसिस्टम कि नहीं, दहशतगर्दी अभी भी थ्रेट है वगैरह वगैरह। तो ये एवोल्यूशन टाइम लेगी। लेकिन मेरा मानना यह है कि वेदर इट्स द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन करंटली और द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स, वो इस दहशतगर्दी की जंग के नैरेटिव से बाहर आ चुके हैं। तो अगर किसी भी मुल्क का ये मानना है कि दहशतगर्दी के नैरेटिव को डिप्लॉय करके आप अमेरिका को अपनी साइड पे रख सकेंगे, तो ये बड़ा मुश्किल काम होगा इन 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 द एरा दैट वी आर इन। और अगर ये क्योंकि मुश्किल काम होगा, तो फिर अमेरिका जो है आपसे एक बड़ी प्राइस एक्सट्रैक्ट करेगा फॉर सपोर्ट। ये नया लॉजिक है डीसी के अंदर। तो यस, रूबियो की जो टेररिज्म की स्टेटमेंट है, आई सी इट लाइक एज समथिंग दैट पाकिस्तान शुड पे अटेंशन टू। मेरा मानना ये भी है कि आईएमएफ हो, फैटफ हो, वहाँ ठीक ठाक प्रेशर आएगा पाकिस्तान पे। तो पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है कि एक तो अमेरिका के साथ इंगेज रहे, बट उसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि जो बाकी बड़े मुल्क हैं, फॉर एग्जांपल जिनमें कनाडा शामिल है, यूके शामिल है, उनसे आपने प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी रखनी पड़ेगी टू कीप कवर ऑन दिस इशू। ये ऐसा नहीं है कि दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी है, दुनिया बड़ी स्केप्टिकल है पाकिस्तान के बयानिए पर, पाकिस्तान में रेडिकलाइजेशन की प्रेजेंस पर, पाकिस्तान की अपनी फ्लॉड एक्सटर्नल पॉलिसी पर। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है कि आपका एक्सटर्नल सेक्टर आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है इकोनॉमिक साइड पे, और वही सबसे बड़ी लेवरेज है बाकियों के लिए आपके ऊपर प्रेशर डालने की। तो अगर आपने इस डोमेन के अंदर जो है अपनी स्पेस बढ़ानी है टू हैव मोर इंडिपेंडेंस रिलेटिवली स्पीकिंग, तो सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए कि आप अपने एक्सटर्नल सेक्टर को मैनेज रखें, एंड ओवर टाइम गेट इनटू अ प्लेस जहां वो 3 महीने का इंपोर्ट कवर जो आपके ऊपर एक तलवार की तरह लटकता रहता है, उस तलवार को आपने सर से हटाएं तो आपके पास स्पेस बढ़ेगा। बट नियर टर्म में है रिस्क पाकिस्तान के लिए, बट ओवरऑल अमेरिका में ये टेररिज्म वाला बयानिया जो है ना, इट्स पास्ट इट्स एक्सपायरी डेट इन माय व्यू। आई थिंक पाकिस्तान में जो सालों साल कॉन्वर्जेशन होते हैं, वर्ल्ड ऑर्डर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ग्रेट गेम, I often take all of them with a pinch of salt because they seem very far-fetched. But don't you see that there is a nexus that is emerging? Because based on the conversation, और जो आपने IMF की बात की, वो ब्रीफिंग में उन्होंने ये भी कहा था कि हम इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को बोलेंगे कि वो IMF से बात करे कि भाई ये अगर टेरर सपोर्ट कर रहे हैं तो आपसे पैसे लेते हैं। तो what was interesting to me was how much of the conversation, how much of the language used had similarities to the language that is used by Israel. फिर अगर आप ऋषि सुनक के ट्वीट देखें, निकी हेली के ट्वीट देखें, they're all coaxed in the exact same language in terms of how no country should be allowed, um, no country should be compelled to tolerate terrorism. Every country has a right to respond. So वो जो एक narrative है for the defense of the belligerence and the aggression, or whether it is India, whether it is Israel, that has an audience both in the UK and the US. It remains to be seen how much of an audience that has in the White House, and whether that transaction, as you say, will remain transactional. बट आई डू सी ये एक नेक्सस बन रहा है। एंड हम जो ग्रुप में हैं, वो एक फॉर्मर डिप्लोमेट है, उन्होंने बोला भी कि ऋषि सुनक की स्टेटमेंट मैटर नहीं करती। बट इंडिया की जो पॉस्चरिंग है, इंडिया जो नैरेटिव बना रहा है, आई सी अ लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज इन हाउ इजराइल यूजेस लैंग्वेज एंड इंडिया यूजेस आई एग्री, लैंग्वेज। आई एग्री, लेकिन उसके अंदर देखें, वी हैव टू लुक एट जो उसकी ऑपरेशनल जो फुटप्रिंट मोडस है उस ऑपरेंडी। नैरेटिव का। हाँ, मोडस ऑपरेंडा है, एमओ जो है इस पूरी नैरेटिव का, वो कॉम्प्लिकेटेड है। क्योंकि यूके हो या अमेरिका, में अमेरिका की ज़्यादा बात करूंगा बिकॉज आई नो दैट सिस्टम मच बेटर देन यूके। देर आर मल्टीपल इंटरेस्ट ग्रुप्स ऑन द इजराइल साइड जो कि कोअलेस करते हैं इस पॉलिसी को एग्जीक्यूट करने में। इसमें इवेंजेलिकल्स भी हैं, फॉर एग्जांपल, जो कि एक पर्टिकुलर व्यू रखते हैं इसराइल का, क्रिश्चियंस हैं बेसिकली, राइट। इवन दो क्रिश्चियंस और जूइश आइडियोलॉजी का एक कॉन्फ्लिक्ट है, बट दे अलाइन ऑन दिस। इसमें कंजर्वेटिव रिपब्लिकन्स हैं,
जिन्होंने स्ट्रेंथ ऑफ इसराइल को एक हिस्टोरिकली देखा है इन नेशनल सिक्योरिटी लेंस। इसमें टेक्नोलॉजिकल और इकोनॉमिक वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं जिनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रेजेंस है इसराइल के अंदर, जो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, एडवांस वेपन्स के अंदर एट्सेट्रा काम करते हैं उस सेक्टर्स में, उनका एक इंटरेस्ट है। इस पे आपकी न्यूयॉर्क और कोस्टल एलीट का एलिमेंट है जो कि डोमिनेट करते हैं। फॉर एग्जांपल समबडी ऑन द लेफ्ट और द डेमोक्रेट पार्टी, समबडी लाइक चक शूमर रिप्रेजेंट्स दैट पर्सपेक्टिव, राइट? फॉर एग्जांपल इसके अंदर आपके न्यू कंजर्वेटिव्स आप कह लें, वो मौजूद हैं, जिसके अंदर एडल्सन फैमिली है, जिन्होंने बड़ी फाइनेंसिंग दी डोनाल्ड ट्रंप को। तो बिजनेस मैग्नेट्स हैं इसके अंदर, और भी तीन चार और ग्रुप्स हैं। तो ये सारे ग्रुप्स कोअलेस करते हैं इस पॉलिसी को एग्जीक्यूट करने में ऑन द इजरायली साइड। हम्म। इंडिया की जो जो क्या कहते हैं पॉलिसी या वेस्टेड ग्रुप्स हैं उस तरह के, वो उस तरह के इतने स्ट्रांग नहीं हैं अभी तक। ये नहीं कह रहा कि नहीं होंगे कभी भी, हम्म। अभी तक नहीं है। तो जो बिजनेस स्लैश क्या कहते हैं डिफेंस साइड की लॉबी है, वो इस वक्त ये कह रही है, फॉर एग्जांपल इन सम प्राइवेट कॉन्वर्जेशंस आई हैव हैड, कि हमने तो हम इंडियंस को बोला था रफाल ना खरीदो, तो शायद अगली दफ़ा अब उन अकल के नाखून लेंगे और हमारा माल खरीदेंगे। हमारा माल वो कभी खरीदते ही नहीं है, बातें करते हैं, खरीदा नहीं है उस तरह बड़े प्लेटफॉर्म्स, तो शायद अब खरीदें। बिजनेस लॉबी जो है वो ट्रेड डील में लगी हुई है कि भाई ट्रेड के अंदर आप हमारी कंपनीज को ईस्ट इंडिया कंपनी कभी कह देते हैं, कभी बैरियर्स इरेक्ट कर देते हैं, तो आप वो ख़त्म करें। ऑब्वियसली डायस्पोरा का की एक स्ट्रेंथ मौजूद है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा मौसर नहीं है क्योंकि बाकी दूसरे भी ग्रुप्स हैं इस सिचुएशन के अंदर। तो आई थिंक वो जो पूरा एक इकोसिस्टम है, वो बनने की कोशिश की जा रही है कि हम उस तरफ जाएं जहां इसराइल एज एन एलाय मौजूद है। लेकिन वो रिलेशनशिप इस वक्त है नहीं, नंबर एक। और नंबर दो, उस रिलेशनशिप तक जाने के लिए आपको किसी ना किसी तरह एज इसराइल इज टू अमेरिका एक क्लाइंट स्टेट भी बनना होगा। तो क्या दिल्ली राजी है अमेरिका का उस तरह का एक क्लाइंट स्टेट बनने के लिए? क्या उसमें ये मौजूद है, ये क्या कहते हैं ये एक्सेप्टेंस? शक्ति है उसके अंदर। हाँ, तो नहीं है। तो अगर अगर वो सवाल है ना सारे, तो ये इतना आसान नहीं है वहां तक पहुंचना। कोशिश की जा रही है, एंड ऑफ कोर्स द यूएस चाइना स्ट्रेटेजिक कंपटीशन हेल्प्स इन दैट अ लॉट, बट वी आर अ लॉन्ग वे अवे इन माय व्यू फ्रॉम दैट। कुछ कुछ रह गया है या एक लोकल न्यूज भी डिस्कस कर लें? लोकल न्यूज कर दें, हमने तो बड़ा डिस्कस कर दिया आज। हाँ, इसमें वाइल ऑल ऑफ दिस इज हैपनिंग, तो मर मर के मौका मिला था पूरे मुल्क को कि मिली नगमे सुने, हमारे आर्म फोर्सेस सपोर्ट करें, पूरे स्टेट एक साथ हो। उसमें रात की खामोशी में कोर्ट्स ने हमारे जो है मिलिट्री कोर्ट्स रेटिफाई कर दिया है, जो एक फैसला पाकिस्तानी की फ्रीडम्स लेता है। ये मुशर्रफ जैदी का भी अच्छा ट्वीट था जिसको मैंने रीट्वीट करके बोला कि भाई, आई नो लॉट ऑफ माई रेफरेंसेस आर फ्रॉम वियतनाम वॉर बिकॉज आई एम वाचिंग दैट डॉक्यूमेंट्री, बट ब्लैक पीपल fought for America when they did not have civil rights back home. So when they came back, they were like भाई हमें यहाँ पे भी हक दो। तो अगर पूरा मुल्क अभी आर्म फोर्सेस के साथ खड़ा हुआ है कॉन्फ्लिक्ट में, तो आप लोगों को भी थोड़े अकल के नाखून करने चाहिए। पूरे मुल्क के लोगों को इक्वल सिटीजन समझना चाहिए। अगर आप यही नॉनसेंस करते रहेंगे कि अच्छा ठीक है अभी तो जंग चल रही है, पाकिस्तानियों का सपोर्ट चाहिए, जंग खत्म हो जाएगी तो वापस इन लोगों को जेलों में डालो, इन लोगों को कोई राइट्स मत दो, अच्छा जी एक प्रोविंस जो है उसके लोगों को उठाकर डंप करके करो, तो फिर खुदा ना खास्ता अगली दफा हुआ तो वो नहीं आपको सपोर्ट मिलेगा। तो प्लीज लेट दिस बी अ लेसन, एंड लेट दिस ऑल्सो बी अ लेसन इन टर्म्स ऑफ द मीडिया। एक टाइम था कुछ 10 साल पहले जिस तरह आप ही हमारी एस्टेब्लिशमेंट ही बोल टीवी जैसे चैनल्स फंड कर रहे थे, दैट वाज ऑन द एग्जैक्ट सेम मॉडल, जो इसी तरह की नॉनसेंस सेंसेशनलिज्म विदाउट एनी एविडेंस प्रमोट करती थी। डिड नॉट फाइंड एन ऑडियंस इन पाकिस्तान, which is why hopefully it was shut down. I thank God that this did not happen 10 years ago when our media was equally jingoistic, when we had a one-page establishment as well, where the entire media ecosystem would have capitulated in front of the state and the establishment with an populist leader and an ambitious journal. Please, इसको आप ये लेसन मत समझें कल को कि अच्छा यार इंडिया ने कंट्रोल कर लिया बैन करके तो हम क्यों नहीं कर सकते। दैट वुड बी द रॉन्ग लेसन टू टेक। सो प्लीज फोकस ऑन गिविंग पीपल सिविल लिबर्टीज, so that when these things happen, people voluntarily, enthusiastically support you, as opposed to doing it reluctantly.
आई फुली एग्री विथ यू शहजाद। और ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ये सुप्रीम का है। हाँ सुप्रीम। हिस्टोरिकली सुप्रीम या, कोर्ट का ही है ना। इट विल बी रिमेम्बर्ड एज अ डार्क डे इन द हिस्ट्री ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। बड़े डार्क डेज मौजूद हैं पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के। योर पॉइंट ऑन द मीडिया रिमाइंडेड मी अगेन, ये जो मैं एसिमेट्री की बात कर रहा था, ट्रांसपेरेंसी ओपननेस जो है वो अगेन कमज़ोर पावर को हमने ये यूक्रेन में देखा है। इंटेलिजेंस और इंफॉर्मेशन इकोसिस्टम्स में सपोर्ट करती है अगर आप ओपन रहें। तो हमने देखा बड़ी, और ये बात इन्होंने शायद शॉर्ट टर्म में सीख भी ली बड़ी जल्दी से थैंकफुली, कि एक्स खोल दिया क्योंकि उन्हें पता था मीम वॉर्स पाकिस्तान जीत रहा है, हम्म। तो एक्स खोल दो। उसका रिस्पांस क्या आया भारत की तरफ से? 8,000 अकाउंट्स एक्स को कह दिए ब्लॉक कर दो, तो यू आर विनिंग, इसीलिए ब्लॉक करवा रहे हैं ना। तो ये भी एक लेसन है टू योर एको योर पॉइंट के बोथ सेंट्रलाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड मीडिया, जियो, जंग, डॉन एक्सेट्रा, बट ऑल्सो डिसेंट्रलाइज्ड सोशल मीडिया, जिसे एक ज़माने में और अभी भी शायद आइडियोलॉजिकली कुछ लोग पाकिस्तान में शैतानी मीडिया समझते हैं। ये हम्म। आपकी स्ट्रेंथ है। इसको आप जितना खोलेंगे, शायद आपको 6 महीने, 8 महीने, साल के लिए ये पसंद ना आए क्योंकि ये आपको आईना दिखाते हैं, और शोर मचाते हैं ज़्यादा। लेकिन क्राइसिस के मोमेंट में, चाहे वो ये इस तरह का क्राइसिस हो, जंगी सूरत हाल का, चाहे वो सैलाबी सूरत हाल का क्राइसिस हो, यही डिसेंट्रलाइज मीडिया मोबिलाइज करेगा आपके शहरियों को, एक ट्रस्ट रखेगा शहरियों के साथ, जो कि हमने शुरू में बात की। अब इंडिया में आप कैसे ट्रस्ट करेंगे राजीव सरदेसाई को, या एनडीटीवी को, या आज तक को, राइट? तो अगेन आई एको योर पॉइंट एंड आई होप दैट दे लर्न दिस, कि ये सूट करता है पाकिस्तान को इन द लॉन्ग टर्म, ओपननेस एंड ट्रांसपेरेंसी। इसमें अगर मैं एक अनसोलिसिटेड एडवाइस भी दे दूं कि भाई ख्वाजा आसिफ को इंटरनेशनल मीडिया पे भेजना छोड़ दो। जब इंटरनेशनल मीडिया पे कोई जाए तो उसको एक ब्रीफिंग दे दो कि ये हमारा ऑफिशियल नैरेटिव है, ये हमारे टॉकिंग पॉइंट्स हैं, इनमें ही रहे। ये जो हमारे तीर मारने की आदत है कि वहाँ बोल लेंगे ऐसी की तैसी कर लेंगे, उससे हमारा नुकसान ही होता है। आई सॉ द इंडियन ब्रीफिंग्स एंड देयर इज अ डिस्टिंक्ट डिफरेंस इन बिटवीन द प्रोफेशनलिज्म in terms of how calculated the language is in Indian press conferences and official press conferences in Pakistan। अगर आपको एक बयानिया लोकल ऑडियंसेस के लिए बनाना है तो जिस तरह इंडिया चैनल्स को यूज करता है वहाँ इमोशंस आप अपने सारे डालें, चैनल्स पे आप चलाएं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठकर लैंग्वेज जो है उसको कैलकुलेटेड रखें, या तो आप सेपरेट कर लें कि हमने जो उर्दू में बातें करनी है लोकल मीडिया के साथ वो अलग लोगों से करवाएं, और इंटरनेशनल मीडिया और इंटरनेशनल रिपोर्टर्स के लिए जो अंग्रेजी में आपने इंफॉर्मेशन देनी है कोई प्रेस सेक्रेटरी हो जो जाकर टू द पॉइंट जवाब दे, टू द पॉइंट पाकिस्तान का नैरेटिव पुट फॉरवर्ड करे। एक लैंग्वेज डिसाइडेड हो बाय एवरीबडी एंड दैट इज रिपीटेड। इफ यू लुक एट इंडियन briefings repeatedly, their language is we have a right to respond. Pakistan's attacks were unprovoked. We have a right to respond. It was their aggression. We are only responding. हम लोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस तरह होती है कि हमारी मस्जिदें उन लोगों ने शहीद कर दी है, वहां पर उन्होंने कुरान पाक पढ़े हुए थे वो शहीद कर दिए। ये लोकल ऑडियंसेस के इमोशंस और रिलीजियस फर्वर जगाने के लिए बहुत अच्छी बातें हैं। इंटरनेशनल मीडिया जो रिपोर्ट करना चाह रहा है उनको इन बातों से ज्यादा मुतासिर करेंगी अगर आप इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल मीडिया में concepts and ideas that they already understand, language that is coaxed in those words and those terminologies are much more likely to find a home than emotional appeals. आई फुली एग्री एंड रिलेटेड टू दैट, आपने ख्वाजा साहब का कहा कि उन्हें रोकें, तो आई एग्री एंड आई वुड गिव अ शाउट आउट टू टू पीपल जिन्होंने उनका ऑपोजिट किया। दे आर नॉट स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स बट दे आर अ केस इन पॉइंट कि आप किस तरह सही बयानियाँ दे सकते हैं। डॉक्टर मोईद यूसुफ द वायर पे भी गए करण थापर के साथ, इंटरनेशनल इंटरव्यूज़ भी उन्होंने किए हैं। और नजम सेठी जो कि 2 दफ़ा द वायर पे जा चुके हैं, कल भी वो द वायर पे थे, और मुझे लगता है नजम सेठी की इसी वजह वजह से मुझे ही भी, मुझे बायन भी लगा है द एब्सोल्युटली वायर यही पे। लगा है। 100% मैं श्योर हूँ। तो सेठी हाँ। साहब, गुड जॉब, आपने पाकिस्तान अपना एक बस। बयानिया दिया और अच्छी तरह से दिया। मोहित यूसुफ ने भी अच्छी तरह से बयान, तो दीज आर केसेस इन पॉइंट कि आप किस तरह एक पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव ऑफर हम्म। कर सकते हैं हम्म। विदाउट गोइंग डाउन द ख्वाजा आसिफ Yeah. route. So do less Khwaja Asif, do more Dr. Yusuf, do more Najam Sethi. That's my आई एम take. श्योर नजम सेठी अपने अगले शो भी बोलेंगे, ओ मैं करण को मरवा देता हूँ। करण का फोन आया, एनएस व्हाट हैव यू डन, सॉरी 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 करके निकल गया मैं। आई आल्सो थिंक सेठी साहब बिलावल की डिड।
सेठी साहब की चिड़िया बहन होती थी पाकिस्तान में, अब उन्होंने दवायर की चिड़िया हाँ, बहन करवा सही दी बात है दिल्ली यार। में। यार आपका भाई भी ट्विटर पे बैन हुआ है यार, आपके भाई ने हाँ, भी आप भी प्रेशर बहन हो गए, डाला हुआ है आज आपने इंडियन देखा, हुकूमत को। मुबारक हो आपको, हाँ, एक और तमगा जो है आपके अगर शर्ट पे लगेगा। या इल्जाम मुझ पे लगते ही रहते हैं। अच्छा, मेरे खिलाफ ये कैंपेन बाय द वे शुरू हो गई, लेकिन मैं अपने आरआर नहीं शुरू करूंगा यहाँ पर। आई डू थिंक, आई नो लोग ज्यादा लिखना शुरू हो गए होंगे, बट आई डू थिंक probably the best representative we have for international media in terms of official party officials is Bilawal Bhutto. I think in the past Anar Rabani Khan used to do an excellent job, but अगर आपने किसी को गवर्नमेंट से ही भेजना है, ऑफिशियली भेजना है, पॉलिटिशियन ही भेजना है, आई फेल टू थिंक ऑफ एनीबडी बेटर देन बिलावल भुट्टो फॉर इंटरनेशनल ना, आई एग्री विद मीडिया। दैट, वो पहले भी यहाँ डीसी आ चुके हैं, ही इज ऑलवेज डन अ स्टेलर जॉब। बस जाते जाते मैं जरा जुल्फे सवार लूं, क्योंकि यकीन था मुझे कि पटरीस एवरा ने जिस तरह बोला कि आर्सेनल इज लाइक नेटफ्लिक्स, इट्स ऑलवेज वेट फॉर नेक्स्ट सीजन। यकीन था मुझे कि बॉटल जॉब भी होगा। तो राफेल जेट यहाँ तो नहीं चले, लेकिन पेरिस के राफेल जेट एमिरेट्स में चल चल गए। चुके हैं। राइस पक चुका है, आर्टेटा रोना शुरू अनदर, हो चुका वी है, वेट उजैर अंटिल भी। नेक्स्ट सीजन। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स नेटफ्लिक्स है ना नेटफ्लिक्स सीरीज। आर्सेनल। तो एग्जैक्टली। ये जुल्फे जो हैं, they're going बस nowhere अब baby। अब समझ नहीं आ रहा कि यूरोपा लीग में किसको सपोर्ट किया जाए। यार जेमी कैरेगर ने तक ने बोल दिया कि इट्स रिडिकुलस टू सजेस्ट कि टॉटनहम यूनाइटेड को हराएगा। जो टॉटनहम की हिस्ट्री है और जो यूनाइटेड की हिस्ट्री है इन अ फाइनल, टॉटनहम विल नॉट बी एबल टू ओवरकम यूनाइटेड्स हिस्ट्री इन अ फाइनल। I tend to agree, and yeah, my hate for Spurs is obviously far higher. So हाँ तो yeah, भाई, बेस्ट मैनेजर एवर, बेस्ट टीम एवर, बेस्ट पता नहीं क्या क्या, वो 5 साल में एक एफए कप जीता है। पता नहीं, हम दो तो बैक टू बैक एफए कप जीत गए थे। वर्स्ट टीम एवर, and वर्स्ट second in एरा like what, एवर। three times in a row, three सो times in a row, यार, second in the. वर्स्ट एरा इज बेटर देन योर बेस्ट एरा। सो रिमेंबर देयर लेवल्स टू दिस गेम बेबी। चलो, इस पे एक लंबी एपिसोड करेंगे किसी दिन, आर्सेनल यूनाइटेड एक्सपीरियंस पे। आई थिंक वी रन आउट ऑफ टाइम, बट यस, यू कैन गेट द फाइनल लाफ ऑन दिस वन। जाते आप जाते फिर आपको जाएं बस शायद। हमारी absurd स्टोरी में हम यहाँ फिरदौस आपा की क्लिप लगा देंगे, हमें कमेंट करने की जरूरत नहीं है। आप खुद फिरदौस आपा को देखें, absurd एंजॉय करें, हंसें, खेलें, खुश रहें, जंग से दूर रहें। जंग से दूर रहें, अपने का ख्याल रखें, और अगली दफ़ा पता नहीं कितनी और दफ़ा शहजाद शहीदों के शायद हमें मिलें वापस। तो हम, अगर आपको लूज टॉक पसंद आया तो हम शुरू वापस उसी से ही करेंगे। बस जन्नत भी अच्छी है, लेकिन बहुत कराची कराची है, कराची वाली बात नहीं है इधर। ओके भाई, अच्छा, वैसे एक ऑन दैट नोट मुझे इसको याद खत्म आया। भी कर दो आई यार। डोंट नो इफ यू लिसन, नहीं यार, ये अच्छा वाला पार्ट है। आई हम्म, डोंट नो इफ यू लिसन टू दिस, एक वो ऑडियो क्लिप सर्कुलेट हो रहा था, किसी ने मावा खाया हुआ है कराची से, हम्म। और वो जो है, यार वो क्लिप एंड में 1500 लगा रुपये, दें एडिटर वहाँ से साहब। 1500 रुपये पर हेड आ रहे हैं। बस आ रही है, पोस्टर में निकलेंगे हम लोग, मावे मावा वाले शादियाँ एक तरफ इंक्लूडेड है। बैठेंगे। पहाड़ तक छोड़ेगा, उसके बाद पैदल आना होगा। भाई जंग पे चलना है तो बोल, ये हम लगा देंगे आपको। तो 1500 अगर ये आपके लगा पास है। देंगे ऑडियो, भाई एडिटर साहब प्लीज लगा दें। खुदा हाफिज। कहूंगी कि संदूर लगाया जाता है, आपको पता है, शादी के वक्त। तो जो संदूर उन्होंने लगाना था लगा लिया है, उसके बाद वाला काम जो है वो पाक फौज करेगी इंशाल्लाह। कहूंगी कि संदूर भाई जंग में जाने के अगर तुझे जाना है ना, ज़्यादा शौक हो रहा है, 1500 रुपये पर हेड आ रहा है, ठीक है। कोस्टर के अंदर जाएंगे और सनाल्ला को बोल लेंगे कोस्टर लेके आ जाएगा। मलिर के भी लौंडे होंगे, औरंगी टाउन के, कोरंगी के, नागन चौरंगी के और सरजानी के। अगर चलना है तो मुझे बताओ। पहाड़ी इलाके तक जाएगी कोस्टर, लेकिन उसके ऊपर भी पैदल पैदल जाना पड़ेगा। अपने अपने मावे और ये जो जो तुम लोगों की सिगरेटें हैं ना, ले लेना। मावे वाली पार्टी को, बटालियन को अलग कर देंगे, गुटखे वाली बटालियन को अलग कर देंगे, सिगरेट वाली को अलग। तुम बताओ, चलोगे तो मुझे बताओ। 1500 रुपये पर हेड आ रहा है जंग पे जाने का।